नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा और जहां पे आप क्लासेस या कहीं पे यूट्यूब में देखे होंगे उसके तरीके से मैं कोशिश करूंगा आपको कि कंसेप्ट को क्लियर करता जाऊं, यानी चीजों के पीछे जो छुपी हुई अवधारणा है उन अवधारणाओं को क्लियर करता जाऊं और साथ ही साथ फैक्ट को भी बताता जाऊं। आज का हमारा ये जो क्लास है लाइब्रेरियन के लिए यानी ग्रंथपाल भर्ती के लिए शुरुआत करेंगे हम लोग। और लाइब्रेरियन के लिए शुरुआत करने के दौर में सबसे पहले हम समझेंगे कि लाइब्रेरी क्या होता है, लाइब्रेरी की परिभाषा क्या है, लाइब्रेरी किस तरीके से बना, ये सब चीजें हम धीरे धीरे शुरू करेंगे। मैं अपनी बात एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूं। मैं चलता हूं बहुत पुराने समय में, जिस समय में लाइब्रेरी का कोई अस्तित्व नहीं था। कैसे अस्तित्व नहीं था? तो देखिए, पुराने समय में गुरु जो शिष्य को शिक्षा देते थे, वो शिक्षा शिष्य क्या करता था, बैठ करके उनके पास सुनता था और सुन करके चीजों को याद कर लेता था। कुछ समय के बाद शिष्य सारी चीजों को सीख जाता था, लेकिन कहीं पे भी कोई किताब आदि का कोई कंसेप्ट नहीं था। गुरु के पास जो अनुभव होता था वही अनुभव गुरु शिष्य को देता था और शिष्य बाद में कभी अगर गुरु बन जाए तो वो आगे आने वाली पीढ़ी को अपना अनुभव बताता जाता था। यानी जो भी चीजें चलती थी वो दो बातों से चलती थी, यानी दो तरीकों से चलती थी। इसको कहा जाता था श्रुति और एक कहा जाता था स्मृति। श्रुति और स्मृति का मतलब क्या है? श्रुति मतलब सुनना और स्मृति मतलब याद कर लेना। कुछ इसी तरीके से चलती रहती थी जो शिक्षा की व्यवस्था थी। लेकिन समय धीरे धीरे बीतता गया। धीरे से जैन धर्म आया जो कि लगभग 599 ईसा पूर्व में आया होगा। ईसा पूर्व का कंसेप्ट अगर आप लोग समझना चाहें तो ऐसा इस तरीके से एक टाइमलाइन से समझ सकते हैं। 0 0 जिसको कि हम ईसा मसीह के जन्म का साल मानते हैं, उसके पहले के समय को हम ईसा पूर्व में लेते हैं और उसके बाद के समय को ईस्वी में लेते हैं। यानी ईसा पूर्व यीशु मसीह के जन्म के बाद का समय ईस्वी में आ जाता है और पहले का समय ईसा पूर्व में आ जाता है। तो जैन धर्म जब आया 599 ईसा पूर्व, मतलब कुछ इस तरह इस आसपास आया होगा, ठीक है। और साथ ही साथ बौद्ध धर्म आया 483 ईसा पूर्व, मतलब ये पहले आया होगा 483 ईसा पूर्व। तो जब बौद्ध और जैन धर्म का उद्भव भारत में होता है तो बौद्ध और जैन धर्म बहुत सारे कारणों से भारत में आता है। जब प्राचीन समय था तो गौ हत्या या फिर पशुओं को मार देना, यज्ञ आदि में पशुओं को का बलिदान देना एक आम बात हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे हम ऐसी स्थिति में आगे बढ़ रहे थे जब हमारे पास हम धीरे धीरे ये जानकारी हमको हो रही थी कि हमको पशुओं को नहीं मारना चाहिए। क्यों नहीं मारना चाहिए? इसलिए क्योंकि उन पशु का उपयोग हम कृषि कार्य में करेंगे। कृषि कार्य वाली प्रणाली शुरू हो गई थी। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म अहिंसा के आधार पर आया और अहिंसा एक बात पर फोकस करता था कि बौद्ध धर्म मतलब अहिंसा एक बात पर फोकस करता था कि खासकर पशुओं को ना मारा जाए। लेकिन बौद्ध और जैन धर्म केवल अहिंसा पर फोकस था, या फिर बौद्ध या जैन धर्म केवल अहिंसा को लेकर के आया, ये भी बात सही नहीं है। बौद्ध और जैन धर्म एक और बात लेकर के आया और वो कहता है कि आप जो जानते हैं, गुरु को कहता है, आप जो जानते हैं उसको कहीं ना कहीं आपको लिख देना चाहिए। क्या पता आपका जीवन क्षणभंगुर हो। जीवन तो हमेशा ही क्षणभंगुर है, उस समय भी था, कभी कब मृत्यु आ जाए कब क्या पता। तो आपका जीवन यानी गुरु का जीवन कब खत्म हो जाए और शिष्य बहुत सारे अनुभवों को ना जान पाए, इससे अच्छा यह है कि आप अपनी बातों को लिख दीजिए कहीं पर और उसको लिखने के बाद शिष्य कभी भी उसको पढ़ लेगा। तो धीरे धीरे किताब का कंसेप्ट आना शुरू हुआ। तो बौद्ध और जैन धर्म ने खासकर लिखित बातों पर यानी अपने अनुभवों को लिखने पर फोकस किया और कहा कि हमें लिखना चाहिए। और इस प्रकार से लिखते लिखते जो कंसेप्ट आया वो कंसेप्ट आया पुस्तक का। अगर पुराने समय के पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी की बात करूं तो वो लाइब्रेरियां कैसी होंगी? प्रिंटेड लाइब्रेरियां नहीं होंगी,
यानी जो कॉपी हुआ किया हुआ लाइब्रेरी नहीं होगी, प्रिंटेड लाइब्रेरी नहीं होगी, हाथ से लिखी हुई किताबें होंगी। तो लाइब्रेरी में जो किताबें रखी होंगी वो कैसी होंगी? हस्तलिखित होंगी। हस्तलिखित लाइब्रेरियां होंगी, किताबें ही हस्तलिखित है और किताब ही लाइब्रेरी में रखा जाएगा, तो हस्तलिखित लाइब्रेरी या हस्तलिखित पुस्तकालय का कंसेप्ट आया। और पुराने समय में ऐसे पुस्तकालय जो होते थे, आखिर लिखना उस समय बहुत महंगा हुआ करता था, क्योंकि ऐसा प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं था कि प्रिंट कर दो 1000 कॉपी 1500 कॉपी, एक ही आदमी लिख रहा है, 2 ही आदमी लिख रहे हैं, तो उनको लिखने के लिए खर्च भी तो चाहिए उनके जीवन को चलाने के लिए। तो वही लोग लिखवाते थे या लिखने के लिए खर्च देते थे जो जिनके पास पैसा हो। तो पुराने समय की लाइब्रेरियां कैसी होंगी? व्यक्तिगत लाइब्रेरियां होंगी, यानी एक लाइब्रेरी होगा जिसको एक ही व्यक्ति यूज करेगा या उस परिवार के सदस्य यूज करेंगे। दूसरी बात, कोई संस्था है, कोई धार्मिक संस्था, वो धार्मिक संस्था भी लाइब्रेरी बनाने के कदम में अपना योगदान देती थी, लिखने के लिए जो अनुभवी लोग थे उनको प्रेरित करती थी। तो वैसी लाइब्रेरियां, धार्मिक या सामाजिक लाइब्रेरियां भी पहले हुआ करती थी, धर्म से संबंधित और समाज से संबंधित। चूंकि पुराने समय में जब बौद्ध और जैन धर्म आया, उस टाइम में लाइब्रेरी का जो कंसेप्ट था या फिर लाइब्रेरी में जो किताबें लिखी जाती थी, तो उस किताबें कैसी लिखी जाती थी? धर्म के विषय में, समाज के विषय में। अभी ऐसा साइंस तो था नहीं बहुत ज्यादा, मैथ ये सब बहुत ज्यादा था नहीं, तो उस समय धर्म के समय संबंधित ही किताबें लिखी जाती थी। तो पुरानी लाइब्रेरियां आप कैसी देखेंगे, तो कैसी होंगी? पुरानी किताब या पुरानी लाइब्रेरी धर्म से संबंधित होंगी, ईश्वर से संबंधित होंगी, मोक्ष से संबंधित होंगी। ये सब बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये कहानी आगे और आगे चलेगी। प्राचीन काल से बढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे मध्यकालीन काल में। प्राचीन काल में ही बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हुए, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा, ये सब चीजें, इसमें किस प्रकार से लाइब्रेरी स्थापित की गई, ये सब चीजें तो है ही है, ये सब चीजें तो हैं। लेकिन हमको अभी शुरुआत में जब हम चल रहे हैं तो हमको एक चीज तो समझ में आना चाहिए कि पुस्तकालय क्या है। पुस्तकालय क्या है? जब हम पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी को समझेंगे तभी हमारी आने वाली क्लासेस अच्छी हो पाएंगी। तो हम ये कहानी यहीं पर बंद करते हैं, जो प्राचीन काल से शुरू किया था मैंने, इसको मैं कराऊंगा आपको अगले वीडियो में। हम अभी देखते हैं लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी का मीनिंग क्या है। मैं कुछ नोट्स भी करके लाया हूं, तो नीचे मैं देखता भी जाऊंगा, तो आपको ये नहीं सोचना है कि देख के पढ़ा रहे हैं। मेरी भी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो जाती है, कभी कभी कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो उसको कवर करने के लिए मैंने नोट डाउन भी कर रखा है। ठीक है, तो लाइब्रेरी जो है क्या है, इस विषय पर आज बात करेंगे। लाइब्रेरी की परिभाषा क्या है, कैसे लाइब्रेरी बना, ये सब चीजें अगले वीडियो में। लेकिन मुख्य रूप से लाइब्रेरी क्या है, तो लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी एक शब्द से बना है जिसको कहा जाता है लाइब्रेरिया। अब ये जो लाइब्रेरिया शब्द है, लाइब्रेरिया, लाइब्रेरिया बोल सकते हैं या लिब्रेरिया बोल सकते हैं, इसको लिब्रेरिया भी बोल सकते हैं। लिब्रेलिया, लिब्रेलिया, रिब्लेरिया या फिर लाइब्रेरिया जो शब्द है, यह शब्द है लैटिन भाषा का शब्द, और इस शब्द के का मीनिंग जो है वो मीनिंग है पुस्तक का ग्रंथ, अर्थात ऐसा जगह जहां पे पुस्तकें रखी जाती हों, पुस्तक रखी जाती हो, वैसी जगह को हम क्या कहेंगे? लाइब्रेरी कहेंगे। लेकिन अब समय तो बदल गया है, समय बदल गया मतलब कि अब लाइब्रेरी जो है डिजिटल लाइब्रेरी भी आ गई। तो मैं इतना ही शाब्दिक अर्थ में चीजों को खत्म कर दूं कि लाइब्रेरी जो है लाइब्रेरिया से बना है। लाइब्रेरिया एक लैटिन शब्द है, और लैटिन शब्द का मतलब इस लाइब्रेरिया या लिब्रेरिया का मतलब है कि जहां पे किताबें रखी जाती हो। तो ये बात थोड़ी छोटी हो जाएगी, तो हम एक और परिभाषा देखते हैं और भी चीजों को, लाइब्रेरी को अन्य तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड जिसको कहा जाता है कंपेनियन टू इंग्लिश लैंग्वेज,
ऑक्सफोर्ड कैंपेनियन टू इंग्लिश, चलिए अब अंग्रेजी में लिख, कैंपेनियन टू इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक, कैंपेनियन टू इंग्लिश लैंग्वेज ये दो बातें कहता है। पहला कि ऐसा कोई स्थान जहां पे पुस्तकें रखी गई हो। क्या क्या बातें कहता है? ऐसा कोई स्थान जहां पर पुस्तक रखी गई हो, या अरे ये थोड़ा मोटा हो गया है क्या, चलो दिख रहा होगा, जहां पर पुस्तक रखी गई हो। और ये, और दूसरी बात क्या लिखी गई हो? पत्र पत्रिका रखी गई हो। ऐसा कोई स्थान जहां पुस्तक या पत्र पत्रिका रखी गई हो। ये पुस्तक या पत्र पत्रिका दो तरीके की हो सकती है। पहला, ये पत्रिका लिखित हो सकती है। लिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ, जिसको हस्तलिखित कहते हैं। दूसरा, जो कि मुद्रित हो सकती है। मुद्रित यानी इसको अंग्रेजी में कहेंगे आप प्रिंटेड। ठीक, ऐसा कोई स्थान जहां पर किताबें यानी पुस्तक या पत्र पत्रिका लिखी गई हो। पुस्तक को अंग्रेजी में बुक कहेंगे, पत्र पत्रिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, थोड़ा मैं भूल रहा हूं, आप लोग ट्रांसलेट कर लीजिएगा अगर इंग्लिश मीडियम वाले हो। और वो लिखित माध्यम में हो या मुद्रित माध्यम में हो, तो वैसे स्थान को ऑक्सफोर्ड जो है कंपेनियन टू इंग्लिश लैंग्वेज मानता है कि उसको हम लाइब्रेरी मानेंगे। लेकिन अगर इस परिभाषा के अनुसार मैं चलूं तो कुछ बातें मैं कह सकता हूं। पहली बात कह सकता हूं कि एक स्थान होगा। क्या एक बात कह सकता हूं? पहला चीज कह सकता हूं एक स्थान होगा जहां पर पत्र पत्रिका लिखी गई होगी। पत्र पत्रिका या किताब रखी गई होगी। ठीक, ऐसा कोई स्थान जहां पत्र पत्रिका या किताब रखी गई होगी और वो लोगों के पढ़ने के लिए भी उपलब्ध होगी। ऐसे स्थान को हम क्या कहेंगे? लाइब्रेरी कहेंगे। लेकिन यह परिभाषा भी एक चीज छोड़ देता है, और वो कहता है, कौन सा चीज छोड़ देता है? वो छोड़ देता है अभी का समय का जो डिजिटल लाइब्रेरी का कंसेप्ट आ गया है। यानी आप, जैसे आप सुने होंगे किंडल, अमेजन का एक प्रोडक्ट है, एक एप्लीकेशन है, उसमें आप डिजिटल फॉर्म में किताबें खरीद सकते हैं और वहीं से पढ़ सकते हैं। वो भी तो एक लाइब्रेरी है ना। तो फिर ये ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंग्लिश लैंग्वेज का जो लाइब्रेरी का परिभाषा है, ये परिभाषा भी थोड़ा छोटा पड़ जाता है। अब इसके बाद हम एक और परिभाषा देख लेते हैं भाई। एक और परिभाषा कौन सा है? वो परिभाषा है, क्या नाम है? हेराडस लाइब्रेरियन ग्लॉसरी एंड रेफरेंस बुक। लिख देता हूं, हेराडस लाइब्रेरी तो लाइब्रेरियंस ग्लॉसरी एंड रेफरेंस बुक। लाइब्रेरियंस ग्लॉसरी एंड रेफरेंस। लिखते जाइएगा, नहीं मिलेगा इतना अच्छे से, रेफरेंस बुक। और हेराडस लाइब्रेरियन एंड ग्लॉसरी एंड रेफरेंस बुक। अब आपको लग रहा होगा ना, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंग्लिश लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है? तो ये सब एक संगठन है, ये भी एक संगठन है, हेराडस लाइब्रेरियन एंड ग्लॉसरी एंड रेफरेंस बुक। और ये दो तीन चीजें पॉइंट आउट कहता है। पहला पॉइंट आउट कहता है, पहला चीज कहता है कि लाइब्रेरी के लिए एक स्थान होना चाहिए, और वो स्थान कोई कमरा हो सकता है, वो स्थान कोई भवन हो सकता है, या वो स्थान भवन का कोई भाग हो सकता है। लिखते जाइएगा, पूछेगा ना, ये चीज पूछ सकता है। ठीक, दूसरा बात कहता है कि यहां पर किताबें रखी गई होंगी, पत्र रखा गया होगा, पत्रिका रखा गया होगा। अब किताबें, पत्र पत्रिका जो हैं
वो दो फॉर्म में लिखी जा सकती है, एक तो हस्तलिखित होगा, दूसरा प्रिंटेड होगा, यानी प्रिंटेड। ठीक, हस्तलिखित होगा या प्रिंटेड होगा, जिसको मुद्रित कह सकते हैं आप हिंदी में, प्रिंटेड मतलब मुद्रित। ठीक, दूसरी बात कहता है कि ऐसे जगहों पर एक तो स्थान हो गया, वहीं पे किताबें रखी गई हैं, और तीसरी बात वो किताब डिजिटल फॉर्म में भी हो सकती है, डिजिटल फॉर्म में भी हो सकती हैं। ऐसे स्थान को हेराडस लाइब्रेरियन ग्लॉसरी एंड रेफरेंस बुक ने एक लाइब्रेरी के रूप में चिन्हित किया। ठीक है, चलिए, तो उपयुक्त परिभाषाओं के अनुसार कुछ अभी तक हमने जो परिभाषाएं देखी, जैसे ये परिभाषा देखा, जैसे ये समझा पुस्तक रखी गई है, और दूसरा हमने परिभाषा देखा ऑक्सफोर्ड का कि स्थान पत्र पत्रिका और पढ़ने के लिए उपलब्ध हो, और तीसरा हमने देखा हेराडस लाइब्रेरियंस एंड ग्लॉसरी रेफरेंस बुक का, और ये कहता है कि ऐसा स्थान या कमरा, भवन या भवन का कोई भाग जहां पे किताबें पत्र पत्रिका रखी गई हो, चाहे तो प्रिंटेड फॉर्म में हो चाहे तो हस्तलिखित हो, इसके अलावा डिजिटल फॉर्म में रखी गई किताबें भी लाइब्रेरी के अंतर्गत आएंगी। तो इन सब परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए हम लाइब्रेरी की छोटी सी परिभाषा ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई स्थान जहां पर पत्र पत्रिकाएं, किताबें, डिजिटल फॉर्म में किताबें या फिर पत्र पत्रिकाएं, जैसे सीडी के फॉर्म में रखा, जैसे डीवीडी के फॉर्म में रखा, जैसे हार्ड ड्राइव में, हार्ड डिस्क में डाल के रखा, ये सब चीज के अंतर्गत आएंगी, लाइब्रेरी के अंतर्गत आएंगी। और लाइब्रेरी दो तरीके की हो सकती है, यहां पे आपने इस वाले पेज में देखा ना, ठीक है, इस वाले पेज में देखा तो देखिए स्थान है, कमरा है, भवन है, उसका एक भाग है किताब। इस चीजों को यूज कौन करेगा, यूज करने वाला कौन हो सकता है, तो कोई व्यक्ति हो सकता है। जैसे हम लोग, चाहे आप तैयारी करते होंगे, तो मैं तैयारी जब करता था, इस क्षेत्र में था, तो मैं एक ऐसे कमरे में रहता था जहां पे मतलब एक ऐसे हॉस्टल में रहता था, एक ऐसा घर था, 3 फ्लोर का घर हुआ करता था। उस 3 फ्लोर के घर में पूरे हम लोग बच्चे ही रहते थे हॉस्टल में तैयारी करने वाले। तो हम लोग ना पूरा हॉस्टल ही ले रखे थे, पूरे बच्चों लोग मिला के, मतलब 70-80 बच्चे मिला के। तो पूरे हॉस्टल में हम लोग एक कमरा अलग से रखे थे, उस कमरे में हम लोग केवल किताबें रखते थे, अपनी अपनी तरीके से योगदान करते थे, वो किताब कोई भी पढ़ सकता था। तो लाइब्रेरी कैसी हो सकती है, व्यक्तिगत हो सकती है, यानी जो किताब व्यक्ति रखेगा वही व्यक्ति पढ़ सकता है। जैसे आप बड़े बड़े पत्रकारों के यहां देखते होंगे, चाहे जो बड़े वो होते हैं, क्या बोलते हैं, वकील होते हैं, उनके यहां देखते होंगे बड़े बड़े रेक लगे होते हैं, कांच लगा होता है, उसमें बहुत सारी किताबें रखी होती है। वो उनका कैसा लाइब्रेरी है, पर्सनल लाइब्रेरी। वो भी एक लाइब्रेरी का प्रकार है। क्यों? क्योंकि उसमें एक भवन है, स्थान है, और स्थान में भवन है या भवन का कोई कमरा है, उसमें किताबें रखी गई हैं, उसमें कुछ चीजें डिजिटल फॉर्म में भी हो सकती हैं, तो वो भी एक लाइब्रेरी है। लेकिन वो किस प्रकार का लाइब्रेरी, व्यक्तिगत लाइब्रेरी। दूसरा लाइब्रेरी हो सकता है सार्वजनिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक लाइब्रेरी। अब दूसरा प्रकार जो सार्वजनिक लाइब्रेरी का होगा, उस सार्वजनिक लाइब्रेरी में एक से अधिक लोग उपयोग कर पाएंगे। अब ये भी हो सकता है, मान लेते हैं कोई ऑफिस है जिसमें 100 लोग काम करते हैं, उन 100 लोगों के लिए एक लाइब्रेरी बना दिया गया, तो ऑफिस के लोग ही काम कर पाएंगे, ऑफिस के लोग ही उसको पढ़ पाएंगे। लेकिन एक से अधिक व्यक्ति पढ़ पा रहा है, मतलब वो किस प्रकार का लाइब्रेरी हो गया, सार्वजनिक लाइब्रेरी हो गया। क्लियर है? चलिए, यहां तक बात समझ में आई गई। अच्छा, लाइब्रेरी का मेन उद्देश्य क्या है, क्यों लाइब्रेरी बनाया जाता है? तो सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए और प्रकाशित करने के लिए लाइब्रेरी बनाया जाता है। सूचनाओं को इकट्ठा करना और प्रकाशित करना मतलब कुछ भी जानकारी है, कुछ भी अनुभव है, कुछ भी डेटा है, उन डेटा को जैसे मेरे को आपको ट्रांसफर करना है, आपको देना है, तो कहां पे दे सकता हूं? अभी तो पीडीएफ का जमाना आ गया, पीडीएफ में लिख के दे सकता हूं, लेकिन किताब एक माध्यम है ना। तो किताब में एक्चुअल में क्या होते हैं, किताबों के अंदर सूचनाएं होती हैं, किताबों के अंदर अनुभव होते हैं लोगों के, उन सूचनाओं को, उन अनुभवों को लोगों तक प्रसारित करने के लिए लाइब्रेरी बनाया जाता है।
ताकि एक लाइब्रेरी में, जैसे मान लेते हैं मैं जाऊंगा एक किताब खरीदने, तो कितनी किताबें खरीद सकता हूं मैं? ज्यादा से ज्यादा 5-10, पैसा का भी मामला होता है। तो जब आप लाइब्रेरी बनाएंगे तो लाइब्रेरी में तो हजारों किताबें हैं, जो भी किताबें आप उठा के पढ़ना चाहे पढ़ सकते। क्लियर है? तो ये चीज है। ठीक है, चलिए। तो लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य है सूचना को इकट्ठा करना और सूचना को प्रसारित करना। क्लियर है? चलिए, अब और कुछ बातें देख लेते हैं लाइब्रेरी के विषय में कि लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या है। तो लाइब्रेरी का उद्देश्य है कि जो भी भावनाएं हैं, जो विचार हैं, वो उनको इकट्ठा किया जाए, जो भी डेटा है, जो भी सूचनाएं हैं, उनको इकट्ठा करके एक जगह रखा जाए और लाइब्रेरी में बहुत सारे लोग आएंगे तो उन सूचनाओं को प्रसारित किया जाए। यह मुख्य उद्देश्य है। उद्देश्य अगर पूछ लिया लाइब्रेरी का, वैसे पूछा नहीं है अभी तक, लेकिन पूछ देगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? लोगों की भावनाएं जो हैं, भावनाएं किस प्रकार से? जैसे किसी कवि के मन में एक विचार आया कि मैं हवा के बारे में लिखता हूं, बसंती हवा के बारे में, उसके मन में आया, वो उसकी भावनाएं है, उसी के बारे में तो लिख रहा है। हवा हूं हवा, मैं बसंती हवा हूं, न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की। या चल रहे मटके टमकटू, हुए बहुत दिन बुढ़िया, एक चलती थी लाठी कुटेक, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल, मगर राह में चीते थे, लेते थे राही को घेर। बुढ़िया ने सोची तदबीर, जिससे चमक उठी तकदीर, मटका एक मंगाया मोल, खूब बड़ा सा गोल मटोल, उसमें बैठी बुढ़िया आप और चुपचाप चली ससुराल। बुढ़िया गाती जाती यूं चल रहे मटके टमक। ये क्या है? एक कवि की कल्पना है, एक कवि की भावना है। उस भावना को उसने किताब में लिख दिया और वो किताब कहां चला गया? किताब चला गया लाइब्रेरी में, और उस लाइब्रेरी से अन्य लोग भी उसको एक्सेस कर पाए। अगर वो किताब ना लिखता, अगर इन भावनाओं के विषय में, जैसे चल रहे मटके टमकटू के विषय में किताब कोई व्यक्ति न लिखता, तो उसकी भावनाएं क्या होती? उसके दिमाग में ही रह जाती। अब उसने किताब तो लिख दिया, लेकिन अगर किताब लाइब्रेरी तक ना पहुंचता तो वो बहुत कम लोगों तक पहुंच पाता। हो सकता है एक ही किताब लिखता और खुद ही पढ़ता रहता, या 40 किताब लिखता, 40 लोग पढ़ते। लेकिन एक लाइब्रेरी में एक ही किताब है और उस किताब को पढ़ने वाले 100 लोग हैं, तो ये किताब से बहुत सारे लोगों तक जानकारी पहुंची, भावनाएं पहुंची, इसीलिए लाइब्रेरी स्थापित किया जाता है। दूसरा है विचार को। जैसे मान लेते हैं आप पढ़ते होंगे, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ते हो। कार्ल मार्क्स मरे बहुत समय हो गया, कहां का था? फ्रांस का था सर। हाँ, मरे बहुत सारे समय हो गया कार्ल मार्क्स को, लेकिन उसने अपनी बातों को एक किताब में लिख दिया। वो किताब लाइब्रेरी तक आई तो लाइब्रेरी के माध्यम से लोग जाने। एक किताब से अधिक लोग जान सकते हैं लाइब्रेरी के माध्यम से। अगर आप पर्सनल आप किताब लेते हो तो एक किताब से केवल आप ही जान सकते हैं। क्लियर है? तीसरी बात कि लाइब्रेरी का तीसरा उद्देश्य क्या है? सूचना प्रसारित करना। सूचना प्रसारित करना, सूचना प्रसारित करने का मतलब कि अगर मेरे पास कोई, मान लेते हैं हवा से बिजली बनाने की कोई टेक्निक मैं बना लेता हूं, या फिर जो तड़ित ऊर्जा होती है, तड़ित ऊर्जा मतलब जो बिजली चमकती है, उस चमकती हुई बिजली को मैं स्टोर करने की कोई तकनीक बना लेता हूं, एक सूचना प्रणाली विकसित कर लेता हूं। अब उस सूचना प्रणाली को हो सकता है मैं ही यूज करूं, या फिर दूसरा ऑप्शन है मैं उसके लिए एक किताब लिख दूं और वो किताब लाइब्रेरी में पहुंच जाए, बहुत सारे लोग यूज करें। तो मुख्य रूप से 3 तरीके की चीजें हैं, भावनाएं, विचार और सूचना को प्रसारित करने के लिए। और एक चीज और है जिसको आप लिख सकते हैं, वो है अनुभव। अनुभव, ठीक। तो लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों की भावनाएं, लोगों का विचार, लोगों का सूचना, अनुभव आदि को प्रसारित करना और तीव्र गति से प्रसारित करना। ठीक है, चलिए यहां तक बात खत्म होगी लाइब्रेरी के उद्देश्य के विषय में। अब हम देखेंगे लाइब्रेरी के कार्य क्या है। तो आप लोग लिखते भी जाइएगा, लाइब्रेरी के कार्य क्या है। तो पहला कार्य जो है इसका, सबसे पहला कार्य यह है कि ये कोई भी लाइब्रेरी बना, कोई भी लाइब्रेरी बना तो सबसे पहला कार्य क्या है? पुस्तक इकट्ठा करना। बेसिक कार्य है इकट्ठा करना
या एकत्र करना। अब इस पुस्तक को नियम पूर्वक तरीके से रखना, नियमपूर्ण तरीके से रखना। तीसरा कार्य क्या है, उस पुस्तक को जिनको आवश्यकता है उन आवश्यकता वाले लोगों को देना, आवश्यकता पूर्ण लोगों को प्रदान करना। किस क्या प्रदान करेगा, पुस्तक। तो ये मुख्य कार्य तो लाइब्रेरी के हैं। अगर पुस्तक के परिप्रेक्ष्य में देखिए, यही परिप्रेक्ष्य आप सोच सकते हैं, अगर डिजिटल लाइब्रेरी है तो डिजिटल लाइब्रेरी का एक्सेस देना, ये सब चीजें लाइब्रेरी के मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से पुस्तक को इकट्ठा किया जाता है, किस तरीके से पुस्तक को रखा जाना चाहिए, किस तरीके से नियम क्या है लाइब्रेरी में बांटने की किताबों को, डेटाबेस कैसे मेंटेन किया जाता है, ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी और वहीं से प्रश्न आता भी, तो सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, और क्या कार्य है, तो ये तो मुख्य कार्य हो गए लाइब्रेरी के। इसके बिना तो किसी लाइब्रेरी की संकल्पना ही नहीं होती, क्योंकि लाइब्रेरी का मुख्य काम यही है, किताब इकट्ठा करना, जरूरतमंदों को बांटना, नियमपूर्ण तरीके से बांटना। नियमपूर्ण तरीके से मतलब कोई व्यक्ति को किताब दिया गया हो, कितने दिन मैक्सिमम किताब रख सकता है, किन किन व्यक्तियों को किताब दिया जा सकता है। पता चला एक कंपनी का लाइब्रेरी है जिसमें 100 लोग हैं और उन्हीं के लिए किताब उपलब्ध है, नियम तोड़ के कोई व्यक्ति बाहर के व्यक्ति को किताब दे देता है, बाहर के व्यक्ति को किताब दे देता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो नियम के अनुसार चलना। स्व अध्याय को बढ़ावा देना लाइब्रेरी का एक कार्य, लिखिएगा, स्व अध्याय को बढ़ावा देना। ये तो हो गया छोटा कार्य। ठीक, चलिए इसको यहां पे लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं, क्या लिखूं, स्व, मोटा कर, स्व अध्याय को बढ़ावा देना, एक कार्य हो गया। स्वाध्याय को बढ़ावा देना, स्वाध्याय को कैसे बढ़ावा देगा, आप लाइब्रेरी में जाएंगे, लाइब्रेरी से किताब लेंगे और खुद ही पढ़ेंगे, स्वाध्याय को बढ़ावा। अगला, जागरूकता को बढ़ावा, जागरूकता को बढ़ावा देना। किस प्रकार से जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा, जागरूकता को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाएगा, जब आप जाएंगे, चीजों को पढ़ेंगे, उसमें कई नई इंफॉर्मेशन होगी, उस नई इंफॉर्मेशन के बारे में आप जानेंगे, आप जागरूक होंगे। मान लेते हैं सरकार की कोई नीति के बारे में आपको मालूम नहीं है, आप लाइब्रेरी में गए, एक पत्रिका उठाए, उसमें सरकार की नीतियों के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत कैसे खाता खोलना है, आपको पता नहीं था, आप पढ़े, आप जागरूक हो गए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट अगर देखें तो ये सब होगा तो क्या होगा, प्रबुद्ध नागरिक पैदा होंगे। प्रबुद्ध नागरिक, प्रबुद्ध नागरिक मतलब जो देश के प्रति समर्पित हों, जो राज्य के प्रति समर्पित हों, जो जानते हों कि हमारा देश कैसा है, हमारा राष्ट्र कैसा है, ऐसी चीजों को, ऐसी नागरिक पैदा होंगे। अगला पॉइंट अगर मैं देखूं, अगला भी पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, ये देखते जाइएगा, अगला पॉइंट की मैं बात करता हूं। ये कहां हूं, अरे आजा आजा, गड़बड़ हो गया। हाँ चलिए, ठीक, अगले पॉइंट की बात करूं तो लाइब्रेरी एक और भी तो काम करता है, कौन सा काम, संस्कृति को सुरक्षित रखता है, संस्कृति को सुरक्षित रहता है। आज हमारी संस्कृति कैसी है उसको हम किसी किताब में लिख देंगे, वो किताब लाइब्रेरी में पड़ा रहेगा, 100 साल बाद लोग उसको पढ़ेंगे तो जानेंगे कि हमारी संस्कृति 100 साल पहले कैसी थी। ठीक है, तो ये सब चीजें लाइब्रेरी की लाइब्रेरी के कार्य है। या साहित्य और सांस्कृतिक निधि का संरक्षण, अभी हमारा जो साहित्य है, जो सांस्कृतिक निधि है, निधि मतलब खजाना है, साहित्य और संस्कृति जो है, उस साहित्य और संस्कृति को लंबे समय तक बरकरार रखना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको लिखेंगे और लाइब्रेरी में रख देंगे, और लाइब्रेरी में रखने के बाद उसको आगे आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी तो समझ जाएगी कि हमारी संस्कृति कैसी थी, हमारी साहित्य उस समय कैसी थी। ये सब चीजें लाइब्रेरी के कार्य। क्लियर है,
तो यहां तक चीजें आप लोग लगभग लगभग समझ गए होंगे क्या क्या मैं कहना चाहता हूं। लाइब्रेरी देखिए, अगर देश को बढ़ाना है, देश में जागरूक बच्चे पैदा करने हैं, जागरूक नागरिक बनाना है, तो ये जो दारू का ठेका जगह जगह खुलता है ना, उससे अच्छा है कि हर एक जिले में, हर एक जिले क्या बोल रहा हूं, हर एक ग्राम पंचायत में, हर एक नगर पंचायत में, हर एक जो नगर पालिका है वहां एक एक लाइब्रेरी खोल दिया जाए, उसमें सभी तरीके की किताबें की व्यवस्था हो जाए, बच्चे पढ़ेंगे। लाइब्रेरी बच्चों को जाने का आदत बनाना चाहिए। अब जो आप लाइब्रेरी, जो लोग अभी बिलासपुर, रायपुर जैसे जगहों में पढ़ते हैं और वहां पे लाइट की व्यवस्था होती है, एक छोटा छोटा डब्बा टाइप का दे दिया जाता है, वो लाइब्रेरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। लाइब्रेरी के अंतर्गत किताबें सभी के लिए उपलब्ध होंगी, डिजिटल फॉर्म में किताबें सभी के लिए उपलब्ध होंगी, उनको बांटने की नियमावली, नियम पूर्वक व्यवस्था होगी, उसी को हम लाइब्रेरी कहेंगे। ऐसे किसी भी जगह को जहां पे बच्चे पढ़ते हैं एक जगह मिल करके बैठ करके उसको लाइब्रेरी आप नहीं कह सकते, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं लाइब्रेरी के कार्य जो मैंने बताए यहां पर, कि पुस्तक इकट्ठा करना और नियमपूर्ण तरीके से उसको बांटना, आवश्यकता वाले लोगों को देना, या स्वाध्याय को बढ़ावा देना, जागरूकता को बढ़ावा देना, प्रबुद्ध नागरिक बनाना, इसके अलावा संस्कृति को बढ़ावा देना है, या फिर मैं कह सकता हूं संस्कृति के अलावा मैंने एक और टॉपिक बताया, आप लिखते भी जाइएगा। संस्कृति के अलावा मैंने एक और टॉपिक बताया कि जो हमारी वर्तमान की संस्कृति और साहित्य है, उस संस्कृति और साहित्य के खजाने को स्टोर करके रखना, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसको देख सके, पढ़ सके, तो उसको संरक्षित रखना, ये सब लाइब्रेरी के कार्य है। क्लियर है? चलिए, अगर मैं बात और एक पॉइंट में करूं कि लाइब्रेरी के कार्य को 4 भागों में हम मुख्य रूप से बांट सकते हैं। अगर बेसिक तरीके से देखें तो कार्य को 4 भागों में बांट सकते हैं, यानी कौन कौन से क्षेत्र में लाइब्रेरी काम करता है। तो पहला काम करता है शिक्षा के क्षेत्र, दूसरा काम करता है लाइब्रेरी सूचना प्रसार, तीसरा संस्कृति और चौथा मनोरंजन। तो सूचना प्रसार लिख देता हूं, सूचना प्रसार, संस्कृति संरक्षण और एक है मनोरंजन। ठीक, तो इन 4 भागों में लाइब्रेरी काम करता है। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे स्वाध्याय को बढ़ावा देना या फिर लोगों तक किताबों की पहुंच बनाना, ये सब शिक्षा के क्षेत्र के कार्य हो गए। सूचना प्रसार, जो डेटा है उस डेटा को, जो भी सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह प्रसारित करना किताबों के माध्यम से, दूसरा कार्य हो गया। तीसरा कार्य संस्कृति के क्षेत्र में हो गया कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर, साहित्यिक धरोहर है, साहित्य भी कहां से आता है? संस्कृति से ही आता है। जैसी हमारी संस्कृति होती है वैसे ही हम लोग साहित्य लिख देते हैं। आज हमारी संस्कृति थोड़ी मतलब डिजिटल हो गई है तो डिजिटल टाइप की साहित्य लिखेंगे। हमारी संस्कृति जब पत्र लेखन वाली रही होगी तो पत्र लेखन वाली साहित्य लिखेंगे, साहित्य हमारे बनेगा। ठीक है। मनोरंजन, कोई किताब जाते हैं आप लाइब्रेरी से उठाते हैं और कोई कहानी एक अच्छा सा पढ़ लेते हैं, मनोरंजन हो जाता है। ये सब चीजें, तो इस प्रकार से 4 प्रकार से हम लाइब्रेरी को बांट सकते हैं। क्लियर है? मतलब लाइब्रेरी के कार्य को बांट सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में, ये छोटा सा वीडियो था, इंट्रोडक्शन वीडियो, इससे बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इस वीडियो से आप बहुत सारी चीजें समझने में सक्षम हो गए हैं मेरे विचार से। कौन कौन सी चीजें? पहली बात तो लाइब्रेरी, इसके पहले की जो कहानी थी वो तो मैं बता ही चुका हूं कि पुराने समय में लाइब्रेरी नहीं था। लाइब्रेरी आता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उद्भव के बाद, और उसके बाद फिर लाइब्रेरी का इतिहास शुरू होता है, जिसको कि हम अगले वीडियो में पूर्ण रूप से देखेंगे। इस वीडियो में हमने देखा कि लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरिया, अभी याद हो गया है कि नहीं? देखिएगा, लाइब्रेरी जो है वो लाइब्रेरिया शब्द से बना है। लाइब्रेरिया जो कहां का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, और लाइब्रेरिया का मतलब है कि ऐसा स्थान जहां पे किताबें रखी गई हों। दूसरा, ऐसे ही हर चीज याद हो जाएगा। ठीक। दूसरा बात मैंने कहा कि ऑक्सफोर्ड के अनुसार, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंग्लिश लैंग्वेज, वो जो संस्था है वो बताता है कि लाइब्रेरी के अंतर्गत हमको 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहला बात
कि पुस्तक होना चाहिए, पत्र पत्रिका होना चाहिए। दूसरी बात, पुस्तक और पत्र पत्रिका जो है वो लिखित फॉर्म में हो, यानी हस्तलिखित हो, यानी या मुद्रित हो, यानी प्रिंटेड फॉर्म में हो। अब उसको पढ़ने की व्यवस्था यानी लोगों को देने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये तीन चीजें हमने देखी ऑक्सफोर्ड, लेकिन ये डिजिटल कंटेंट को शामिल नहीं करता, इसलिए हमने तीसरा एक परिभाषा देखा। कौन सा परिभाषा देखा? हेराल्ड लाइब्रेरियन ग्लॉसरी एंड रेफरेंस बुक का। और ये कहता है कि एक स्थान होगा जिस स्थान पर किताबें रखी गई होंगी। वो स्थान कैसा हो सकता है? कोई कमरा हो सकता है, कोई भवन हो सकता है, या भवन का कोई भाग हो सकता है, भवन का ही कोई कमरा हो सकता है। दूसरी बात, किताबें जो होंगी या पत्र पत्रिकाएं लिखित फॉर्म में होंगी या प्रिंटेड फॉर्म में होंगी। लेकिन एक तीसरे भी टाइप को शामिल करता है कि जो डिजिटल बुक्स होंगे, डिजिटल पत्रिकाएं होंगी, उसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसी के अंतर्गत हमने देखा कि अगर ये तीन चीजें हैं, यानी हमने मान लीजिए एक कमरे को, अपने घर के एक कमरे को में किताबें रखी हैं और उसको हम पढ़ते भी हैं, किताब वो प्रिंटेड फॉर्म में भी है या डिजिटल फॉर्म में है, तो उसके अनुसार हमने दो तरीके की लाइब्रेरी देखी। एक लाइब्रेरी ऐसा जिसको कोई सिंगल व्यक्ति यूज करेगा और अपने हिसाब से किताबों को सजा कर रखेगा। दूसरा लाइब्रेरी ऐसा जो कि सार्वजनिक लाइब्रेरी होगा, और सार्वजनिक लाइब्रेरी में कोई भी उस लाइब्रेरी को यूज कर सकता है, कोई भी मतलब जिसको जिसको अधिकार दिए गए होंगे। ठीक, अब ये सब चीजें हमने देख ली। फिर हमने देखा कि लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या है। तो आपकी जो भावनाएं हैं, आपके जो विचार है, आपके जो सूचना है, आपके जो अनुभव है, उसको प्रसारित करने का लाइब्रेरी काम करता है। कैसे प्रसारित करने का काम करता है कि आप अपनी भावनाओं को, विचार को, सूचना को किसी किताब में लिखते हैं और किताब लाइब्रेरी में रखा जाता है, तो एक ही किताब से 100 से 150 लोग पढ़ लेते हैं, तो सूचनाएं 100 से 150 लोगों तक प्रसारित हो गई, भावनाएं प्रसारित हो गई, सूचना प्रसारित हो गई, तो ये लाइब्रेरी का उद्देश्य हो। फिर हमने देखा लाइब्रेरी के कार्य। तो लाइब्रेरी के कार्य बहुत आसान है। 3 कार्य तो महत्वपूर्ण से आपको ध्यान रखना ही है, जो कि आपको पता भी होगा। कौन कौन से? कि किताबें इकट्ठा करना और विधि पूर्वक तरीके से किताबों को वितरित करना, और किनको वितरित करना? उन लोगों को वितरित करना जिनको की आवश्यकता है। क्लियर है? तो और लाइब्रेरी क्या करता है? तो स्व अध्याय को बढ़ावा देने का काम करता है, जागरूकता को बढ़ाता है, प्रबुद्ध नागरिक बनाता है, संस्कृति को भी सुरक्षित रखता है। इसके अलावा हमारे सांस्कृतिक धरोहर यानी सांस्कृतिक निधि और साहित्यिक निधि को भी सुरक्षित रखने का काम लाइब्रेरी करता है। इतना सा आसान चीज था। इसके बाद हमने लाइब्रेरी के कार्य को 4 भागों में बांट के देखा। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है, सूचना प्रसार के क्षेत्र में, संस्कृति और मनोरंजन के क्षेत्र में। आगे आने वाले क्लासेस में, आज क्लास में यहीं पे खत्म करूंगा, और कल के वीडियो में, मतलब आने वाले वीडियो में, आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम पूरा का पूरा इतिहास देखेंगे कि प्राचीन काल में लाइब्रेरी कैसी हुआ करती थी और किस प्रकार से व्यक्तिगत लाइब्रेरी थे तो किस प्रकार के व्यक्तिगत लाइब्रेरी हुआ करते थे। इसके अलावा पुराने समय में जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी हो गया, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो गया, और नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया, विक्रमशिला हो गया, ये सब यूनिवर्सिटीज तो बहुत आसान यूनिवर्सिटी से जिसको आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी यूनिवर्सिटी, औदंतपुरी लाइब्रेरी बना, किसने बनाया, कब बनाया, प्रश्न वहां से पूछेगा। जैसे नालंदा पुस्तकालय का दूसरा नाम क्या था, प्रश्न वहां से पूछेगा। इसके अलावा अगर मैं कहूं कि मुगल काल में देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा लाइब्रेरी बनाया, उसके लाइब्रेरियन का नाम क्या था, यानी जो पुस्तकालय अध्यक्ष था। भारत में लाइब्रेरी की शुरुआत कैसे हुई, और कुछ कुछ चीजें गलत तरीके से, मैं यूट्यूब चैनल में 1-2 चैनल में देख रहा था, कुछ नाम गलत तरीके से भी प्रस्तुत किए गए हैं वहां पे। उन चीजों को भी मैं करेक्ट कराऊंगा, मतलब बताऊंगा कि वो नाम क्यों गलत है, क्यों सही। इन सब चीजों पर बात करेंगे अगले वीडियो में। हम अगले वीडियो में बहुत सारी चीजें देखेंगे कि भारत में लाइब्रेरी आंदोलन कैसे शुरू हुआ, पहला लाइब्रेरी कहां विकसित हुआ, सार्वजनिक लाइब्रेरी कहां विकसित हुआ, चल लाइब्रेरी क्या होता है, नौका लाइब्रेरी क्या होता है, और वो वाला भाग जो होगा, आगे आने वाला जो भाग है, ये महत्वपूर्ण भाग है। यहां से प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। आज जो वीडियो मैंने पढ़ाया, ये वीडियो आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए था, बस कि लाइब्रेरी क्या होता है इसकी थोड़ी सी जानकारी हो जाए। लेकिन आगे आने वाला वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण। तो आगे आने वाले वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और लाइब्रेरी के लिए हम लोगों ने मतलब यहीं पे मैं आपको बता भी देता हूं कि लाइब्रेरी के कोर्स भी चल रहा है। तो कोर्स के लिए COURS कोर्स, लाइब्रेरियन के लिए कोर्स भी चल रहा है। कोर्स लिख देता हूं, स्पेलिंग गलत है, कोर्स भी चल रहा है। तो कोर्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में, हो सकता है अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो व्हाट्सएप नंबर होगा, वहां से आप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। वैसे हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94 064
21/0/14। इसमें आप व्हाट्सएप करके अपना कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो कर भी सकते हैं। ठीक है, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।